हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आई स्ले द गॉड्स का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन क्यू नाइट वॉच के ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से मना कर देता है। हालांकि लाओ जैंग के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई, मगर कुछ दिनों बाद ही एक मॉन्स्टर किंग ने ओल्ड सिटी पर अटैक किया। तो लाओ जैंग, जिसके पास कोई पावर्स नहीं है, उसने लिन क्यू की फैमिली को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के साथ अकेले ही फाइट की। जब वो बुरी तरह से घायल हुआ तब उसने फॉरबिडन रूइंस का यूज करके उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा दी, लेकिन उस मॉन्स्टर के हाथों बुरी तरह से घायल होने की वजह से लाओ जैंग की मौत हो जाती है। अब आगे तो अब हमें नाइट वॉच का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मायूस होकर बैठे हुए थे। लाओ जैंग तो अब नहीं रहा, मगर उसने मरने से पहले इन सब के अंदर एक चिंगारी भड़का दी थी, खासकर हमारी हीरो लिन क्यू के दिल में। अगली सुबह ओल्ड सिटी के लोग रोज जैसे ही अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे, तभी वो देखते कि उनकी सिटी तो रात भर में आधी तबाह हो गई। इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी जान बचाने के लिए किसी शख्स ने खुद को कुर्बान कर दिया। इधर लिन क्यू की आंटी उसका वेट करते करते ही सो गई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। दो बंदे सोल्जर्स के यूनिफॉर्म में उसके घर पर पहुंच चुके थे। वो लिन क्यू का लिखा हुआ लेटर उसकी आंटी को दे देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद वो रोने लगी। लिन क्यू ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, साथ ही उस सोल्जरों ने ढेर सारे पैसे भी देते हैं। इधर लिन क्यू की नाइट वॉच की ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गई। उसने अपने दोस्त की खातिर नाइट वॉच को ज्वाइन किया, जिसके बाद वो अपनी आंटी को कॉल करता है। वो कह रही थी कि अगर तुम्हें फोर्स में भर्ती होना ही था तो मुझे एक बार बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती। क्या तुम मुझे अपनी माँ जैसा नहीं समझते हो, जो मुझसे बिना पूछे ही आर्मी में ज्वाइन हो गए? जिस पर लिन क्यू शर्मिंदा होकर उनसे माफी मांगता है। वो कह रहा था कि ये सब अचानक हो गया, वरना मैं बिना आपकी परमिशन इतना बड़ा डिसीजन कभी नहीं लेता। अब उसकी आंटी एक माँ जैसी उसे बता रही थी कि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उसने अपना पूरा ख्याल रखना है। साथ ही वो लिन क्यू को ये भी बताती है कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने उसे ढेर सारे पैसे दिए, जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहती। वो कह रही थी कि वो सारे पैसे मैं तुम्हारे लिए जमा करूंगी, ताकि जब तुम शादी कर लो तुम्हें ज्यादा परेशानियां ना हो। जिस पर लिन क्यू कहता है कि आपको पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपको हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, इसलिए उन्हें खर्च करके अच्छी सी लाइफ को एंजॉय करो। और हाँ, मैं जल्द ही वापिस आ जाऊंगा। इधर लिन क्यू की भाई को भी उसकी काफी ज्यादा याद आ रही थी। वो पहले से ही जानता था कि उसका भाई कुछ न कुछ छुपा रहा है। और अब हम देखते हैं कि नाइट वॉच की टीम लीडर ने लिन क्यू के घर पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर दी। वो कह रहा था कि हम तुम्हारी फैमिली को सेफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम गलती से भी उनके पास वापस गए तो वो लोग और ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। जिस पर लिन क्यू कह रहा था, हाँ ये बात मैं समझता हूँ, और वो प्रॉमिस करता है कि वो अपनी फैमिली के पास नहीं लौटेगा। और अब वो अपने घर के पास से सीधा अपनी टीम के साथ निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि वो अपने घर वापस कब जा पाएगा। जिसके बाद लिन क्यू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। एजेंट जिंग उसे गन चलाना सिखा रहा था। वो कह रहा था, बच्ची तुम्हें अपने एम पर फोकस करके शूट करना है, तो चलो अब मुझे अपना टैलेंट दिखाओ। तो लिन क्यू भी गहरी सांसें लेके उसे अपना निशाना दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने बड़े ही स्टाइल के साथ शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी एक भी बुलेट निशाने पर नहीं लगती। और अब वो अपनी पूरी गन खाली करके एजेंट जिंग से पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरा टैलेंट कैसा लगा? जिस पर वो कहते, वाह क्या बात है, एकदम बकवास था। और अब लिन क्यू की फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई। उस एरिया में कई सारे इक्विपमेंट्स थे, जिन्हें भागते हुए क्रॉस करके लिन क्यू अपने एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता था। लिन क्यू को ये भी बताया गया था कि नाइट वॉच की टीम में वो सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो है गॉड नंबर 003 यानी कि एंजल माइकल का सक्सेसर, इसलिए कई सारी फोर्सेस उस पे टारगेट करेगी। तो आगे चलकर लिन क्यू को हर एक फैसला सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि उसका डिसीजन सीधा इस वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। नाइट वॉच का लीडर उसे बताता है कि फिलहाल तो तुमने अपने एबिलिटीज पर फोकस करना चाहिए, खासकर तुम्हारा वेपन नंबर 16। तुम्हें उसके एबिलिटीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसका यूज करना होगा। नाइट वॉच की ह्यूमन कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके थे। कभी तो वीडियो गेम्स के जरिए उसकी डोमेन टेस्टिंग की जा रही थी, तो कभी उसे स्टूडेंट जैसी पढ़ाई ली जा रही थी। टीम लीडर लिन क्यू को बताता है कि हमारी नाइट वॉच की टीम में 5 लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने केलियन नाम की रैल्म को अनलॉक किया, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर काफी हद तक बढ़ गई। अगर बात गॉड्स की जाए तो हमारे लोग सेकंड नंबर पर आते हैं, और हमने उन 5 लोगों को नाम दिया डाशिया के ट्रू गॉड्स। किसी को हम सोड बोलते हैं, किसी को ड्राइव, तो किसी को वन स्टैचू। इन्हीं में से एक हमारे नाइट वॉच के कमांडर है। वो है तो इन चारों जैसे ही पावरफुल, लेकिन इनके मुकाबले उनका एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अब हम देखते कि लिन क्यू दोबारा से अपने टारगेट पर बुलेट चला रहा, मगर उसकी एक भी बुलेट निशाने पर नहीं लगती, जो देखकर एजेंट जिंग कह रहा था कि यार तुम्हारा निशाना तो बड़ा ही फेल है। जिस पर लिन क्यू कहता है कि बस थोड़ा सा सब्र रखो, पहले तो मैं उस टारगेट के आसपास भी नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा क्लोज आ गया
गया हूँ। अब लिनक्यू की दूसरी ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसमें उसे बॉल से बचना था। नाइट वॉच का बंदा बता रहा था कि ये फॉरबिडन रूइंस की 3rd लेवल वाली ट्रेनिंग है। इससे तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल एबिलिटीज को गेन कर सकते हो। अब वो लिनक्यू की मूवमेंट और एक्शन को एक डिवाइस पर चेक करता है। वो बताता है कि तुम्हारे अंदर डायनेमिक विजन और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, लेकिन अभी तक तुम कोई भी स्पेशल एबिलिटीज को अवेकन नहीं कर पाई। तुम तो एक शिंजू हो, फिर तुम्हारे अंदर माइकल की और एबिलिटीज भी होनी चाहिए थी। इधर लिनक्यू बड़ी ही तेजी से मूव होते हुए उस बॉल से बचता जा रहा था, लेकिन एक बार तो उस बॉल को उसके मुंह पर लगना ही था। टीम लीडर लिनक्यू को बताता है कि हमारे नाइट वॉच के पास माइकल की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके एबिलिटीज के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो भी एबिलिटीज यहाँ पर लिखी है उसकी हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। उन्हीं में से एक एबिलिटी का नाम है वंडर। लिनक्यू उस एबिलिटी को इतने अच्छे से ग्रास्प कर लेता है कि वो एक ही झटके में सीनियर लेवल पर पहुँच गया। साथ ही लिनक्यू को एक गेम के जरिए कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऐसे प्रैक्टिस करने से वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कल्टीवेट कर सकता था। शैनन उसके साथ फाइट करते हुए बता रही थी कि मैंने कई सारे एजेंट के साथ प्रैक्टिस की है, लेकिन तुम्हारी मेंटल पावर उन सब के मुकाबले सबसे ज्यादा बेकार है। ये इतनी तेजी से ग्रो हो रही है कि रुकने का नाम नहीं लेती। बाद में तो लिनक्यू के हाथ में एक स्नाइपर थमाई जाती है। एजेंट जिंग बता रहा था कि इससे तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। तुम 500 मीटर दूरी पर मौजूद चींटी पर भी निशाना लगा सकते हो, इसलिए बिंदास होकर शूट करो। तो लिनक्यू तुरंत ही शूट कर देता है, लेकिन इस बार भी उसका निशाना फेल हो गया। और ये देखकर लिनक्यू कह रहा था कि शायद ये भी मेरी सुपरनेचुरल पावर में से एक है कि मैं कभी भी निशाने पर बुलेट नहीं मार पाऊंगा। मगर थोड़ी दिनों में लिनक्यू की पावर काफी हद तक बढ़ गई थी। उसके पास पहले ही काफी सारी एबिलिटीज मौजूद थी, तो उन्हें तराश कर और खतरनाक बनाने का काम किया नाइट वॉच ने। वो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। और अब नाइट वॉच का टीम लीड उसे बताता है कि तुम्हें चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोगों से बच के रहना होगा। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिनक्यू उससे पूछता है कि आखिर ये चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोग हैं कौन और उन्हें हमसे क्या चाहिए, जिस पर टीम लीडर बताता है कि वो लोग हमें खाना चाहते हैं। अब ये सुनकर लिनक्यू बहुत ज्यादा शॉक हो गया। अब टीम लीडर उसे 3 देवताओं के बारे में बताता है। सबसे पहला थे इंडिया के सुप्रीम गॉड ब्रह्मा। टीम लीडर बताता है कि इस गॉड ने ही हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय किया। दूसरी है मौत की देवी हेला, जिसे नॉर्स गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है, और एक है ग्रीक गॉड हेडेस। ये तीनों हमारी दुनिया की तबाही का कारण बन गए, और यही 3 गॉड्स चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के फाउंडर हैं। एक बार ये कोहरा खत्म होने के बाद एक नई दुनिया बनेगी, तब ये लोग उस पर राज करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि कुछ लोगों के पास फॉरबिडन रूइंस नाम की सुपरनेचुरल पावर है, इसलिए ये लोग उन्हें अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, ताकि आगे चल के सुपर हीरोज उनके रास्ते का कांटा न बन पाए। अगर हमने उनकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वो हमें खा जाती है। वेल, इन तीनों गॉड्स का निशाना था डाशिया रीजन, और इसी वजह से हमारे डाशिया रीजन पर कोई कोहरा नहीं छाया। लिनक्यू टीम लीडर से पूछता है कि क्या डाशिया रीजन के बाहर भी कुछ लोग जिंदा हैं, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तुम्हें आगे चल के सब कुछ पता चल जाएगा, फिलहाल तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। बस एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर कभी तुम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के हाथों लग गए तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। एक तो तुम हमारे साथ ईमानदारी से काम करो, या फिर अगर तुम उनके साथ मिल गए तो मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा। यकीन मानो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब लिनक्यू अपनी टीम के साथ डिनर कर रहा था, तभी उसे पता चला कि जो भी लोग नाइट वॉच के परमानेंट मेंबर नहीं है, उन्हें ना ही घर मिलता है और ना ही खाना। ये सुनकर लिनक्यू को टेंशन आ गई। वो कह रहा था, अरे ऐसे कैसे, मैं तो अपना घर छोड़ के यहाँ आया हूँ। तो जोंग हंसते हुए उससे कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन आज तो मुझे ना शूटिंग की प्रैक्टिस करने जाना है। एक काम करो, तुम आज के दिन शैनन के घर चले जाओ। मगर शैनन तो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। तो फाइनली मैक्सिम नाम का बंदा लिनक्यू को अपने घर ले जाने के लिए रेडी हो गया। वो कह रहा था, क्या भाई तुम इन लड़कियों के चक्कर में फंस रहे, मेरे साथ चलो ना, हम दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। अब रात के समय लिनक्यू मैक्सिम के साथ उसके घर की तरफ जा रहा था, और रास्ते में होंग का भी घर था, जिसे लिनक्यू ने तुरंत ही पहचान लिया। अब मैक्सिम उसके घर की तरफ झांकते हुए कह रहा था कि हर एक नाइट एजेंट का कोई न कोई सीक्रेट होता है। जिसके बाद वो लिनक्यू को शो करता है कि होंग लाओ ज़ैंग की टूम के पास बैठकर रो रही है। मैक्सिम बता रहा था कि
हम सबको हमारे मरे हुए साथी की ग्रेव पर उसका नाम कार्व करना पड़ता है और ये काम उस बंदे के सबसे क्लोज फ्रेंड को दिया जाता है। लाओ जेंग सबसे ज्यादा क्लोज होंग से था, इसलिए वो उसका नाम टूम्बस्टोन पर कार्व कर रही है। यही हमारे नाइट वॉच का अनरिटन रूल है। कल मैं खुद ही इस टूम पर जेंग का नाम लिखने वाला था, मगर होंग ने ये काम कर दिया। लाओ जेंग हम सभी से काफी ज्यादा करीब था। इधर होंग लाओ जेंग को याद करके बहुत रो रही थी। ये सब देखकर लिन क्यू भी इमोशनल हो गया। वही दूसरी तरफ टीम लीडर के साथ नाइट वॉच का एक और बंदा जेंग को अलविदा कह रहा था। टीम लीडर शिंजो बताता है कि लाओ जेंग तुम्हारा दोस्त लिन क्यू बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट बस तुम्हें ही देना चाहता है और अब उसने एक सिगरेट लीड करके जेंग के लिए रख दी। यही इनका लाओ जेंग को अलविदा कहने का तरीका था। वही दूसरी तरफ हम एजेंट जिंग और शैनन को देखते हैं, जो लाओ जेंग की आखिरी मेमोरीज को तस्वीरों में कैद कर रहे थे। शैनन का भी होंग जैसा ही रो रो के बुरा हाल था। इन लोगों ने अपने सबसे करीबी और खास दोस्त को खो दिया था। अब हम देखते कि लिन क्यू भी रात के समय ठीक से सो नहीं पा रहा था, जिसके बाद वो गॉड्स असाइलम में नाइट गॉडेस के पास चला गया। वो उसके हाथ पर कुछ मेडिसिन रख देता है। तभी नाइट गॉडेस उससे कहती कि मुझे पता है तुम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर तुम मुझे अपने दिल की बातें बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मगर लिन क्यू उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब वो उसकी व्हील चेयर को लेकर उसे गार्डन में घुमा रहा था। तभी गॉडेस उससे कहती कि तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। तुमसे तो हर बार बात करके ही मुझे काफी अच्छा महसूस होता है, इसलिए अब मुझे इन दवाओं की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके ही मैं ठीक हो जाऊंगी। जिसके बाद लिन क्यू ने दी हुई दवाइयों को फेंक देती है। वो इमेजिन करती है कि लिन क्यू उसे एक समंदर के पास लेके आ गया। अब लिन क्यू भी उसे अपने दिल की बात बताना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, माँ मैं अपने खास दोस्त को खो चुका हूँ। मेरे दोस्त ने उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी जिन्हें वो जानता भी नहीं था। अगर वो ना होता तो शायद मैं अपनी फैमिली को भी खो देता। तो उस दोस्त के खातिर मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मैं कभी भी लेना नहीं चाहता था। मैं अपने उसी दोस्त के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो भी मैं करूँगा उसका सारा क्रेडिट उसे जाएगा, ताकि कम से कम उसने मुझ पर जो भी एहसान किया है मैं उसे चुका पाऊँ। भले ही मैं उसे जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी खातिर उसके सारे सपनों को पूरा करूँगा। मुझे नहीं पता कि फिलहाल वो कहाँ पर होगा, लेकिन वो जहाँ भी है मैं उसके लिए दुआ करूँगा। अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। उसकी बातें सुनकर नाइट गॉडेस भी इमोशनल हो गई। वो कह रही थी कि तुम्हारे दिल में प्यार है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम कभी किसी दूसरे पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकते और ना ही तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम कभी तुम्हारे दोस्त जैसे नहीं बन सकते। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा दोस्त यही चाहता होगा कि तुमने अपनी लाइफ को पीसफुली जीना चाहिए। और इसके अलावा तुम्हारी माँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मगर अब तुम्हारे दोस्त के बारे में सुनकर मुझे पता चला कि अब तुम्हारी जान को खतरा बढ़ता रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ब्रेसलेट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वो अपना हाथ चेक करती है, लेकिन उस पर तो कोई ब्रेसलेट था ही नहीं। थोड़ी देर में उसे याद आ गया कि उसका ब्रेसलेट तो एक लड़की ले गई। लिन क्यू भी ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो गया कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है, क्योंकि गॉड्स असाइलम में आज तक बस वही एंटर कर पाया था। गॉडेस उसे बताती है कि उस लड़की ने तुम्हारे जैसा ही सफेद कोट पहना हुआ था और 5 साल पहले वो मेरे कमरे में आई थी। साथ ही लिन क्यू को ये भी पता चला था कि वो लड़की सीधा 3rd फ्लोर से वहाँ आई थी। उसने गॉडेस से शर्त लगाई थी कि 5 साल बाद उसका बेटा वापिस आएगा। अगर उसका बेटा वापिस आया तो गॉडेस को अपना ब्रेसलेट निकाल कर उसे देना होगा। और ठीक 5 साल के बाद उस कमरे में लिन क्यू पहुँच गया। वो लड़की तो शर्त जीत चुकी थी, इसलिए वो नाइट गॉडेस से उसका ब्रेसलेट छीन कर ले जाती है। इधर लिन क्यू 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। उसे पता था कि नाइट गॉडेस उन 5 देवताओं में से एक है जिन्होंने इस दुनिया को क्रिएट किया था, यानी कि उस गॉडेस के पास क्रिएशन की पावर है। मगर अब उनकी उस पावर को कोई और यूज करना चाहता है। वहाँ पर लिन क्यू को एक लेटर मिल गया और उसे ओपन करते ही वो पूरा 3rd फ्लोर शेक होने लगा। लिन क्यू देखता है कि वो किसी और जगह अपने आप ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उस लेटर को पढ़ने लगता है। बाय द वे वो लेटर उसी लड़की का था जिसने गॉडेस का ब्रेसलेट छीन लिया। वो कह रही थी कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में बस थोड़ी देर के लिए ही आई थी। ये हॉस्पिटल अभी भी तुम्हारा ही है, लेकिन तुम यहाँ के ओनर हो ये बात किसी को बताना मत, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। देखो मैंने तुम्हारे पेशेंट के पास से कुछ चीजें उधार ली है, जिन्हें मैं अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हें वापस कर दूंगी। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि इस हॉस्पिटल के नीचे भी और प्लेसेस है जहाँ तुम विजिट कर सकते हो। तब
तक लिनक्यू भी बेसमेंट में पहुंच चुका था। वो बच्ची लेटर में बता रही थी कि फिलहाल तो मैं बहुत छोटी हूँ, एक बार मैं बड़ी हो जाऊँ फिर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, मगर तब तक तुम मेरा इंतजार करना। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे मेरे घर वापस ले जा सकते हो। इधर लिनक्यू देखता है कि बेसमेंट में एक मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया था और वो मॉन्स्टर उस प्रिजन से आजाद होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। अब लिनक्यू उसकी आवाज को फॉलो करते ही उसके पास पहुंच जाता है। वो मॉन्स्टर उसके वहाँ आते ही उस पर चीखने लगा। लिनक्यू कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मार दिया था, फिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? दरअसल ये वही मॉन्स्टर था जिसके हाथों लाओ ज़ैंग मारा गया। अब वो मॉन्स्टर लिनक्यू के सामने जोर जोर से जेल को पीटने लगता है, मगर वो सेल बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो पीछे हटते हुए एक बार फिर से उस सेल पर अटैक करता है। तभी लिनक्यू ने अपनी पावरफुल ऑरा से ही उसे दीवार पर पटक दिया। ये देखकर वो मॉन्स्टर और ज्यादा भड़क जाता है। अब उस मॉन्स्टर की सारी इन्फॉर्मेशन लिनक्यू के सामने आ गई। दरअसल लिनक्यू ने इस मॉन्स्टर को मारते ही उसकी सोल इस एसाइलम में ट्रैप हो गई थी। अब लिनक्यू के पास दो ऑप्शंस थे, एक तो वो इस सोल को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करके उस मॉन्स्टर को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दे, या फिर वो इसे मेंटली ठीक करके इस हॉस्पिटल में रख सकता है ताकि आगे चल के वो मॉन्स्टर उसके हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट कर पाए। मगर लिनक्यू तो उस मॉन्स्टर को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। सबसे पहला तो उसका एक हाथ उखाड़ देता है, जिसके बाद लिनक्यू ने अपनी पावर से उसे अपने पास खींच लिया। वो पूछता है कि बता उस दिन तुम मेरे घर के पास क्यों आए थे? क्या ये एक्सीडेंट था या फिर तुम्हें वहाँ पर किसी ने भेजा था? और तभी लिनक्यू उसकी मेमोरीज को एक्सेस करता है। उसे पता चला कि इस मॉन्स्टर को किसी ने कोई खास चीज खाने को दी थी, जिससे उसकी पावर काफी हद तक बढ़ गई थी, और ये काम किया था चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के बंदे ने। अब लिनक्यू दोबारा से उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर से बड़े ही प्यार से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर एडमिट करने से पहले मुझे तुम्हें हॉस्पिटल के रूल बताने होंगे, और अब उसकी गर्दन दबोच कर कह रहा था कि तुमने मेरे सबसे खास दोस्त को मार दिया और इसीलिए तुम मेरे हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। जिसके बाद वो बड़ी ही बेरहमी से उस मॉन्स्टर की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सोल डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो मॉन्स्टर दोबारा से रिबॉर्न नहीं हो सकता था। अब हमें नाइट वॉच के सबसे खास वेपन के बारे में बताया जाता है, जिसे स्टार सोर्ड भी कहा जाता था, और इसी टेक्निक को हर एक नाइट वॉच अपने तरीके से मास्टर करता है। ये स्टार सोर्ड हर एक एजेंट को अलग अलग एबिलिटी प्रोवाइड करती है, और उस एबिलिटी को हर एक एजेंट ने सीक्रेट रखना चाहिए। तो अब लिनक्यू उस स्टार सोर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए नाइट वॉच के एक बंदे के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देता है। वो बंदा लिनक्यू को बता रहा था कि लाओ ज़ैंग के पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं थी, मगर वो हम सबसे बेहतरीन तलवारबाज था। कोई भी बंदा अपनी सुपरनेचुरल पावर के दम पर वॉरियर नहीं बनता, बल्कि ये खूबी तो उसके खून में होती है। अब यहाँ पर लिनक्यू लाओ ज़ैंग की ही मूव का यूज कर रहा था। तो बंदा कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम लाओ ज़ैंग जैसा बनो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी गॉड स्किल का यूज करके अपनी एक स्वॉर्ड स्किल क्रिएट करो। ये सुनकर लिनक्यू तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगता है, और इस बार वो अपने मूव को क्रिएट कर रहा था। उस बंदे के हर एक अटैक को डॉज करते हुए कह रहा था कि मैं जल्द ही अपनी स्वॉर्ड स्किल को डेवलप करूंगा, और तभी वो नाइट वॉच उसकी स्वॉर्ड पर हिट करता है, जिससे वो हवा में उछल गई। उसी वक्त लिनक्यू की नजर लाओ ज़ैंग के नाम पर पड़ती है, तो वो अपनी गॉड पावर को एक्टिवेट करते हुए उस स्वॉर्ड को कैच कर लेता है। अब वो उस बंदे पर अटैक करते हुए कह रहा था कि मैं लाओ ज़ैंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूलना नहीं चाहता, और अब वो एक ही अटैक के साथ उस बंदे की लकड़ी की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। अब वो दोनों भी एक दूसरे को देख रहे थे, जिसके बाद टीम लीडर तुरंत ही अपनी दूसरी स्वॉर्ड उठा लेता है, और फिर उसने लिनक्यू की जबरदस्त धुलाई करना शुरू कर दी। वो कह रहा था बच्चे तुम्हारी स्पीड कम हो गई, तो लिनक्यू कह रहा था कि अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जिस पर टीम लीडर कह रहा था कि ना अभी तो ये शुरुआत है, मैं तो तुम्हें रात होने तक धोने वाला हूँ। अब तो हमें बस लिनक्यू की चीखें सुनाई देती है। अब लिनक्यू ट्रेनिंग के बाद जब आराम कर रहा था, तब उसके हाथ में हम उसी टोकन को देख पाते हैं जो लाओ ज़ैंग का था। लिनक्यू ज़ैंग से कहता है कि तुमने मेरी दुनिया बचाई, इसलिए मैं भी 10 सालों तक तुम्हारी इस दुनिया का ख्याल रखूंगा। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।